अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, नॉलेज 4.4 मेटालिक बॉन्ड। अभी तक हम लोग तीन तरह की तो बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? आयोनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आयनिक में तो देखा था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट में शेयरिंग होती है। शेयरिंग फिर दो तरह की हमने देखी थी, या तो इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब था कि जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो सेंटर में था। उस केस में ना किसी पे प्लस चार्ज था ना किसी पे माइनस चार्ज था। अनइक्वल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा एक तरफ चला जाता था, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते थे। आज हम नई तरह की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग। और आज के हमारे 3 एसएलओज हैं और बड़े छोटे छोटे एसएलओज हैं। डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। metallic bond as an electrostatic solid attraction between cloud या sea of delocalized electrons and positively charged cations। यानी कि ये साबित करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज केटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में फोर्स का नाम है। अभी आपको सिमुलेशन में दिखाऊंगा। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड in terms of bonding and structure, justify the validity of free charge particle electron for conduction of electricity in metallic bond। यानी ये साबित करना है हमने, एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। यानी वैसे तो बॉन्डिंग के अंदर, बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आती हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज वही चीज पढ़नी है, लेकिन हमने मेटालिक बॉन्ड के रेफरेंस पे पढ़नी है। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि मेटालिक बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का पार्ट है वो मेटालिक बॉन्ड में पढ़ेंगे। यानी मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर की बेस पे इसमें क्या खास बातें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये 3 एसएलओज हैं। इन एसएलओज को स्टार्ट करने से पहले, अब ये हमारा नॉलेज है। देखें जी, क्या पढ़ना जी? मेटालिक बॉन्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या भी देखते हैं। Between a cloud of sea of delocalized electrons and positively charged metal cations, these bonding types significantly sorry, influence the properties, structure and electrical conductivity of compounds, specifically the presence of free delocalized electrons in metallic bond, explain the high electrical conductivity observed in metal। ये सारी चीजें आज के एसएलओ में हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। स्किल हमारी क्या होगी? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमें पता है, कोवलेंट बॉन्ड जो कि हमें पता है, और आज हम सीख लेंगे मेटालिक बॉन्ड। जब हम तीनों सीख लेंगे तो हमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि कौन मेटालिक है, कौन कोवलेंट है और कौन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा जी, सिमुलेशन सर, लें जी सिमुलेशन हम देखते हैं सबसे पहले, फिर हम बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें जरा, हाँ जी, वो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ये जो भी नजर आ रहा है आप इसको पहले तो ऑब्जर्व करें। नीचे वाला जो पिंक कलर की स्ट्रिप है उसके अंदर आपको एटम्स नजर आ रहे हैं और एटम करीब करीब हैं, इसका मतलब ये सॉलिड है कोई। ठीक है, और इसमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने शेल में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, बाहर नहीं है, मूव कर रहे हैं लेकिन विद इन अ शेल। तो इनकी लोकेशन तो फिक्स है, फिर लोकेशन फिक्स है, शेल के अंदर ही है ना, लोकेशन तो नहीं मैं कह सकता इसकी फिक्स नहीं है। अच्छा, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर दरअसल एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही है। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेसिकली ये हैं तो शेल्स, लेकिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ठहर नहीं रहे। क्या लगता है आपको, ऊपर वालों की लोकेशन प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है कि थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल है। तो इनमें से अगर मैं लफ्ज बोलूं कौन लोकलाइज्ड है, किसकी लोकेशन पता है हमें, फिक्स है, तो नीचे वाले की लोकेशन फिक्स्ड है, ऊपर वाले की नहीं है। तो ऊपर वाले के लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे? डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड यानी जिसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या मसला है ऊपर
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे, ऊपर कर रहे हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? शाबाश, एनालिसिस करें, खुद सोचें, अपने दिमाग से पूछें ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। सर हाँ, टेम्परेचर भी हो सकता है। नहीं, टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। ये तो वो लिखा हो तो मेटल है, और वी ऑल नो डैट मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। जी आसिफ जावेद, क्या आप बता सकते हैं? सर समझ नहीं आया, एक बार प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा, मैं ये अभी तक, अभी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी अब आपको? सर आवाज क्लियर है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। बेटा आपके एंड पे ना इंटरनेट का कोई इशू है, बाकी बच्चे कंफर्म करें आवाज क्लियर है। अच्छा, बहरहाल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये बता रहा था कि नीचे भी सॉलिड है, ऊपर भी सॉलिड है। नीचे और ऊपर वाले सॉलिड में दोनों में पार्टिकल क्लोज क्लोज हैं, बट नीचे वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने जो एटम्स हैं उनके शेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं, अपनी खास लोकेशन में है। ऊपर अगर देखें तो ऊपर इलेक्ट्रॉन की कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, उनकी एक जगह फिक्स नहीं है। तो अगर मैं दो लफ्ज आपके सामने बोलूं, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड कहते हैं जिनकी लोकेशन मैप की जा सकती है। तो नीचे वाले जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लोकलाइज्ड, और ऊपर वालों की लोकेशन कोई फिक्स नहीं है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज। तो एक बात तो समझ आ गई कि जो मेटल्स होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी। देखो ना, इंसुलेटर लिखा हुआ है। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर जैसे लकड़ी है, वो क्या है, इंसुलेटर है। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स ही होते हैं। तो कंपैरिजन किया जा रहा है इंसुलेटर में और मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो एक वाजिया फर्क जो नजर आ रहा है वो ये है कि मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल या इंसुलेटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं होते, लोकलाइज्ड होते हैं। मैंने पूछा यह है कि आपको क्या लगता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने की क्या वजह हो सकती है? अब यह ने बोला टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम है, टेम्परेचर का मसला नहीं है यहां पर। और क्या मसला हो सकता है? सर शायद ये हो सकता है कि ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से इनकी नहीं, एनर्जी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो इस बिहेवियर की वजह से कंडक्ट होती है। चले मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोगों ने शायद आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम सुना हो। यस द सर। एनर्जी, हाँ, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ताकत चाहिए होती है उसका नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में आपको केटाइन और एनाइन के फर्क बताए गए थे, लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था, थर्ड चैप्टर में, कि मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, लूज करती हैं, ये उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया था। नॉन मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ये उनका कौन सा करेक्टर है, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर है। मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, वो क्यों लूज करती हैं, नॉर्मली मेटल्स का साइज बड़ा होता है। जब मेटल के एटम्स का साइज बड़ा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे। भाई, मेटल के एटम का साइज क्या है, बड़ा है। बड़े साइज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को इतना अच्छा होल्ड नहीं कर पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्या नाम लिया मैंने उसका अभी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम है। कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल में से निकालने हैं तो उसके लिए बड़ी थोड़ी ताकत लगती है, जबकि नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यूं समझ लो कि मेटल के अंदर एक खास बात जो आप सबको समझनी है, याद रखनी है, कि मेटल की खास करेक्टरिस्टिक्स में से एक करेक्टरिस्टिक यह भी है कि उसका साइज बड़ा होता है नॉर्मली बाकी एलिमेंट से, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स का भागना, निकलना और इधर उधर जाना क्या होता है, आसान होता है। जी आसिफ जावेद, क्या सवाल है आपका? सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद क्या है कि फर्ज करो ये मेरी जेब में पर्स है, ठीक है। अब इस पर्स को किसी ने, ये मैं अभी आपको जरा आसान लफ्जों में समझाता हूं। ये मेरी जेब में पर्स है, ठीक है। अब इस पर्स को लेके भागना है किसी चोर ने,
अब वो अगर तो मैं केयरलेस हूं, मेरी कमीज बहुत बड़ी है, जेब बहुत लंबी है, तो मेरा पर्स आसानी से चोरी हो जाएगा, क्योंकि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। अगर मैंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि वो मेरी बॉडी के साथ चिपके हुए हैं और जेब टाइट है और मैंने भी उसको पकड़ा हुआ है, तो मेरा पर्स ले जाना मुश्किल है। तो ये पर्स ले जाने का मतलब है एटम के पास तो पर्स नहीं होता, एटम के पास तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वो एटम्स जिनका साइज बड़ा होता है उनके इलेक्ट्रॉन चोरी हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसका नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए आप? अब जो एटम बड़े साइज का होगा, जी अभी क्या क्वेश्चन आपका? सॉरी सर। अच्छा, तो जो एटम बड़े साइज का होगा उनके इलेक्ट्रॉन्स निकलना आसान है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हैं, स्ट्रांगली जो है उनको न्यूक्लियस ने होल्ड नहीं किया हुआ। यही वजह है कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स भाग जाते हैं, अपने शेल से बाहर निकल जाते हैं और आजाद हो जाते हैं, और आजाद होने के बाद मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आप खुद सोचो ना कि इनकी आजादी कम है और इनकी आजादी क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या है, कम है। चलें बहरहाल आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गया है। अब एक काम करता हूं, ये सिमुलेशन प्ले रहना। अब एक काम करता हूं कि मैं इसी सिमुलेशन में, मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, उस पर मैं काम करता हूं कि मैं देखें इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं और नेगेटिव चार्जेस कम है। मतलब कि इस रॉड पे ओवरऑल क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब मैं इसको मेटल के पास लेके आता हूं, तो क्या तब्दीली महसूस की आपने? अगर मैं दूर लेके जाता हूं तो अब जरा गौर करें, पहले अभी मूवमेंट यूनिफॉर्म है पूरी मेटल के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं रॉड को करीब लेके आया तो आपने क्या तब्दीली महसूस की कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रॉड की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो रॉड की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट। क्या वजह समझते हैं आप? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, माइनस। रॉड पे क्या चार्ज है फिलहाल अभी, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस ज्यादा है ना, रॉड के ऊपर प्लस चार्जेस ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ये देख के कि चार्ज कौन सा है। चले काम करते हैं, इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पॉजिटिव चार्जेस कम है, इसका मतलब इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो देखो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, दूर चले गए हैं, दूर चले गए हैं, दूर चले गए हैं। समझ गए हो? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव साइड से क्या होता है, रिपेल होता है, और पॉजिटिव साइड से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक बात हमें और समझ आई, शाबाश, एक बात हमें और समझ आई कि मेटल के अंदर से अगर मैं यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं और यहां बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं तो सारे इलेक्ट्रॉन किस तरह भागेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। समझ गए हो? तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी का नाम क्या होता है, करंट। इसी का नाम क्या होता है, करंट। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या नाम होता है, करंट। अच्छा बेटा, मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी टेक्निकल और इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं ये। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं, बट इनकी मूवमेंट रैंडम है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ऐसे मूव करने से करंट नहीं फ्लो करता। करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूव करें सारे। अब मुझे बताओ, इनको एक डायरेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? शाबाश, क्या करना पड़ेगा? बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैं यहां पर बैटरी के टर्मिनल्स को अप्लाई करूंगा, जैसे मैं यहां पर बैटरी का, यहां पर मैं अप्लाई करता हूं बैटरी का पॉजिटिव और यहां पे मैं अप्लाई करता हूं बैटरी का नेगेटिव, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? शाबाश, जिस तरफ क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब इन सबकी डायरेक्शन एक हो जाएगी, जब इन सबकी डायरेक्शन एक हो जाएगी
तो फिर यही रैंडम इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करंट को क्या करेंगे, यानी कि यूं समझो कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और करंट कंडक्ट करेगा। क्या ये चीज समझ आ गई आपको? यस सर, आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब स्लाइड पे चलें जी। सर इंसुलेटर्स का तो बता दें। इंसुलेटर देखें, इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में यही मसला है कि इंसुलेटर के अंदर, वैसे हमारा एसएलओ नहीं, लेकिन मैं चूंकि डायग्राम में बता देता हूं। इंसुलेटर में मसला यह है कि इंसुलेटर के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन उसके निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को काबू करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स आजाद नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। फ्री ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड नहीं है। अब मैं अगर यहां पर प्लस और माइनस के टर्मिनल लगा भी दूं तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, और इंसुलेटर जो होते हैं इसी वजह से उनमें से फिर करंट फ्लो नहीं करता। समझ आ गया? तो ये डायग्राम दिखाने का मतलब है कि एक तरफ मेटल है और एक तरफ इंसुलेटर है, दोनों सॉलिड हैं, लेकिन मेटल में से करंट फ्लो करने की वजह क्या होती है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर में से नहीं करता करंट फ्लो। क्यों? क्योंकि उसमें लोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड नहीं होते। चलें जी, अब चलते हैं वापस। लाइज कौन से होते हैं? जी जी, क्या बोला आपने? सर ये जो इंसुलेटर है इसके जो शेल्स होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से पकड़ के नॉर्मली जो रखते हैं। इंसुलेटर होते हैं ना, वो मेटल, उसकी कंपोजिशन में मेटल के एलिमेंट्स नहीं होते। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी है तो सॉलिड, लेकिन लकड़ी बनी किससे हुई है? कार्बन हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक है ना। अब कार्बन भी मेटल नहीं है, हाइड्रोजन भी मेटल नहीं है। अब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के अंदर। तो यही वजह है कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, चूंकि वो नॉन मेटालिक नेचर के सॉलिड होते हैं, इसी वजह से वो कंडक्टर भी नहीं होते। ठीक है बेटा? अच्छा जी, ये डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया ये क्या दिखाना चाह रहा हूं। ये वायर है, वायर किसकी बनी होती है? शाबाश, कॉपर की। फुल स्क्रीन करें इसको, कॉपर की। और कॉपर का इनसाइड व्यू क्या है? शाबाश, ये शाबाश क्या लगे हुए हैं? कॉपर के एटम्स। और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं कि वो कहीं पे भी कभी भी आजाद हो सकते हैं, और आजाद होने के बाद इस पूरी क्रिस्टल के अंदर वो क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अभी आपने सिमुलेशन में देखा, ठीक है। इसकी मैं एक और पिक्चर दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये वही पिक्चर है। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं? शाबाश, बोलो जल्दी से, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं? क्योंकि सिमुलेशन में आपने देखा ये वो एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, और बाहर निकल के यहां पर आ गए हैं। ये इन जगहों को बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स खाली जगह को कहते हैं, क्रीविसेस खाली जगह को कहते हैं। अब इन खाली जगहों में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से इधर, इधर से इधर, इधर, इस लाइक का बिजी बाजार, एक मसरूफ बाजार की तरह का मंजर है, जिसमें गलियां हैं और गलियों में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, और उनके दरमियान में स्टॉल कौन लगा के बैठा हुआ है? कैटाइंस। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि ये कैटाइंस हैं। ये पहले क्या थे? कैटाइंस। शाबाश, ये पहले एटम्स थे। इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, निकलने के बाद इन जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया और अपने आप को डीलोकलाइज्ड कर लिया। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में और इन पॉजिटिव कैटाइंस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उसी फोर्स का नाम, शाबाश, क्या नाम है उसका? मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम है बेटा उसका? मेटालिक बॉन्ड। अगर कोई पूछे व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, तो आपने बोलना है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर, और उसमें अटैच्ड कैटाइंस के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स का नाम क्या है? मेटालिक बॉन्ड। चलो बेटा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, इससे बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं? क्यों नहीं निकल सकते? ऑब्वियसली ये अपने स्पूल को नहीं छोड़ के जाएंगे। क्यों नहीं स्पूल को छोड़ के जाएंगे? क्योंकि स्पूल में रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि प्लस ने किसको अट्रैक्ट करना है? माइनस। माइनस ने किसको अट्रैक्ट करना है? प्लस को। तो इस स्पूल को छोड़ने का मतलब है
कि बड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको बाहर से इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने स्पूल से बाहर निकालना, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आजाद, लेकिन रहेंगे इसी बाजार के अंदर, इन्हीं गलियों के अंदर, इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो समंदर है उसका एक पूल होता है, और वो समंदर, वो इलेक्ट्रॉन उस पूल से बाहर नहीं आता, उसी पूल के अंदर वो मूव करता रहता है। अच्छा बेटा, मैं जी अभी क्या सवाल है आपका? सर अगर चाहें तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से ये मेटेलिक बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकले हैं ना, अदरवाइज तो नहीं निकल सकते। ओके। ओके। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, आपका दिमाग क्या कहता है कि अगर मैं इस मेटल को गर्म करूं, हीट करूं, गर्म करूं, तो गर्म करने से मेटल, और उसके अलावा मैं यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं और यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं, यानी कि इस तरह करने से सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहां होगी? शाबाश, बोलो किस डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? जिस तरफ बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, हीट कर रहा हूं, साथ में गर्म कर रहा हूं तार को, तो क्या करंट के इस फ्लो में कोई रुकावट होगी? कैसे रुकावट आएगी? शाबाश शाबाश। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो जाना उधर ही है, जाना इलेक्ट्रॉन्स ने इधर से उधर ही है, लेकिन तार को गर्म करने से या जो भी ये चीज है जिसमें से करंट गुजर है उसको गर्म करने से करंट के फ्लो होने में क्या मसला आएगा? कौन कौन ज्यादा हरकत करना शुरू? सही सोच रही है, सही सोच रही है, शाबाश। टेम्परेचर के बढ़ने से शाबाश क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। अब सारे केटाइंस तेजी तेजी से मूव करना शुरू करेंगे। जब केटाइंस मूव करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही मूव कर रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं उधर, लेकिन अब टेम्परेचर की वजह से कौन मूव करना शुरू करेगा? केटाइंस भी मूव करना शुरू करेंगे। अब बेटा मेरी बात समझो जरा, ये केटाइन की लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, इन लेयर्स के दरमियान में स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। अब केटाइंस की जब लेयर्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगी, तो ये दरअसल किसके रास्ते में रुकावट है? गुजरने वाले रास्ते में, जो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं उनके रास्ते में बड़ी रुकावट है। अब इस बड़ी रुकावट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस मिलेगी, रेजिस्टेंस की वजह से जो वायर है उसमें से कंडक्शन जो है, करंट गुजरने की सलाहियत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही वजह है कि जब तार बहुत गर्म हो जाती है, आपने अक्सर गर्मियों में देखा होगा, तार बाहर जो मेन तारे होते हैं गर्म होने की वजह से वो लटक जाती हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी, तार गर्म हो जाती है, तो उसमें से करंट का फ्लो करना भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अच्छा बेटा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर मैं मेटल को इस तरफ से गर्म करूं तो क्या वो इस तरफ से भी गर्म होगी? अगर मैं मेटल को इस तरफ से गर्म करूं तो क्या वो इस तरफ से भी गर्म होगी? आप घर में जाएं, लोहे को पकड़ें, चम्मच पकड़ें, चम्मच को चूल्हे पे रखें, जहां से पकड़ा हुआ वो भी गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि यहां इस साइड पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस हीट को ट्रांसफर करेंगे हायर लेवल से, कहां पर? लोअर लेवल पे। हॉटर एरिया से कहां पर? कोल्डर एरिया में। फर्ज करो इस लोहे के पीस को मैंने यहां से पकड़ा हुआ है और यहां से इसको गर्म किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हीट यहां से यहां क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो बेटा कहने का मतलब है कि मेटालिक स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि हीट एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करे? मूव करें। इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करें? मूव करें। इसी वजह से करंट भी फ्लो करेगा और हीट भी एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करेगी? फ्लो करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज हीट। फॉलो कर लिया आपने बात को? ये दोनों प्रॉपर्टी इसके स्ट्रक्चर की वजह से, करंट का फ्लो करना और हीट का फ्लो करना, ये दोनों प्रॉपर्टी इसके स्ट्रक्चर की वजह से है। चलें बेटा आगे चलते हैं। शाबाश, ये एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में M प्लस से क्या मुराद है? शाबाश, कौन बताएगा? इस डायग्राम में ये M प्लस से क्या मुराद है? मेटल आयंस। वेरी गुड। क्या मुराद है इनका? मेटल आयंस। अगर कुछ और कहना हो तो क्या बोलेंगे? मेटल आयंस की जगह मेटल केटाइंस। और ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है? शाबाश,
इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। और इनके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है, कौन सा? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बाहर आए हैं ना। किससे बाहर आए हैं? मेटल आयंस से बाहर आए हैं। ओके, चलें अब आगे चलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल की, फुल स्क्रीन करें जिसको, हीट कंडक्टिविटी। ये आपको इस्त्री नजर आ रही है, आयरन। घर में कपड़े इस्त्री करते हैं आप? करते हैं इस्त्री। तो इसका मतलब क्या है? delocalized electrons flow from heat movement through metal and iron use metal based to transfer heat to cloth। अब इस्त्री करने के लिए इसकी जो बेस है, इस्त्री की जो आयरन की बेस है, वो लोहे की बनी होती है। क्यों? क्योंकि लोहे में आपको पता है कि हीट एक जगह से कहां मुंतकिल होगी? दूसरी जगह पे, और फिर इसके थ्रू मुंतकिल होगी कपड़ों में। समझ आ गया आपको? अब क्यों? क्योंकि मेटल में क्या मौजूद होते हैं? शाबाश, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हीट को एक एंड से कहां पहुंचाते हैं? दूसरे एंड। जब एक एंड से दूसरे एंड हीट पहुंचेगी तो पूरी बेस गर्म हो जाएगी। जब ये पूरी बेस गर्म हो जाएगी, और इसके गर्म होने की वजह से फिर ये हीट कहां ट्रांसफर होगी? क्लॉथ में ट्रांसफर होगी, और कपड़े इस तरह इस्त्री होंगे। अच्छा जी, स्क्रीन में लेके आप में से कभी किसी ने सर्दियों में वो देखा हो, वो एक कॉइल सी होती है, उसको हम स्विच में लगाते हैं, गर्म करते हैं, और उसे पानी गर्म करते हैं। वो भी क्या है? बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेटल के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उससे उसमें हीट जनरेट होती है। उस हीट की जनरेट होने की वजह से मेटल में हीट फ्लो करती है, और उस तरह वो पानी में भी हीट क्या होती है? ट्रांसपोर्ट करती है। समझ गए हो? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लस्ट्रस। लस्ट्रस किसे बोलते हैं? चमकना। चमकना, लस्टर। अक्सर लड़कों को पता होगा कि बाइक को वॉश करने के बाद एक शैम्पू मिलता है, वो बाइक के ऊपर शैम्पू लगाते हैं, उससे उसके अंदर चमक आ जाती है। लस्ट्रस कहते हैं चमकना। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी चमक रखती हैं। दीज गोल्ड कॉइन्स आर लस्ट्रस और शाइनी। मेटल आर नोन फॉर देयर शाइन एंड दिस यूटिलाइज्ड इन मटेरियल लाइक ज्वेलरी। मेटल्स की इन शाइन को फिर ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। वैसे बाय द वे ये एक हाई लेवल का कंसेप्ट है, मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की कि क्यों मेटल्स चमकते हैं। मेटल में ऐसा क्या होता है कि वो चमकते हैं? शाबाश, कोई सोचे, कोई बताए, कोई बताने की कोशिश करे। हाँ जी, शाबाश, कोई है जो इसको बताएगा? इस पे पेज ऐड करें जी। मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस, ये शेल। शेल्स में शाबाश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी ऑल नो डैट। और नॉर्मली मेटल के बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होते हैं, और जिसकी वजह से मेटल के बाहर वाले शेल में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होते हैं, तो वहां पर वैकेंसी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी बोलते हैं खाली जगह को। ठीक है, यानी कि मुझे जरा स्क्रीन पे लेके आए, यानी कि मेटल के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो गए, बाहर आ गए। अब होता क्या है कि जब इस मेटल पे कोई रोशनी पड़ती है, तो ये रोशनी चाहे सूरज की हो चाहे बल्ब की हो, ये जो रोशनी है ये भी तो एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या करती है? ये लोअर इलेक्ट्रॉन्स को नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में पहुंचाती है। बेटा थर्ड चैप्टर में पढ़ा के आया हूं, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर पहुंचाना क्या होता है? एक्साइटेशन। याद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था, वो रेडिएशन से रिलीज हो रही थी, याद आ रहा है आपको? अब सूरज की रोशनी हो या किसी बल्ब की रोशनी हो, उस रोशनी का इस्तेमाल करके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बाहर वाला शेल खाली है, तो वो नीचे से अपने आप को ऊपर प्रमोट कर लेंगे। इस काम के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहां से आएगी? सूरज से आएगी या बल्ब से आएगी। वही इलेक्ट्रॉन जब वापस गिरेगा नीचे, तो एनर्जी जो लेके गया था ऊपर, वापस गिरने पे एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। वो रिलीज होने वाली एनर्जी मेटल से जब रिफ्लेक्ट होगी, तो वो शाइन की शक्ल में रिफ्लेक्ट होगी। जी बेटा, नूर फातिमा, क्या सवाल है आपका? फिर मैं आसिफ जावेद आपका भी सवाल सुनता हूं जी। सर आपने इलेक्ट्रॉन बनाया है, एक आपने एटम बनाया है, उसके अंदर आपने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आपने 6 लिखे हैं। क्या बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बोला। मैं तो बेटा समझा रहा हूं जस्ट, वो तो जस्ट मैंने कैजुअली बना दिया, और इसमें कोई शक नहीं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बोला।
और आपकी इस तरह विजिलेंट रहने का मतलब है आप समझ रही हैं हर चीज को। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, बाहर वाले शेल में फिर फर्दर और। लेकिन तो मैं तो जस्ट एक समझाने के लिए रफ डायग्राम बनाई कि जितने भी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है, हमारा कंसर्न पहला दूसरा शेल नहीं है। हमारा इस टाइम समझने का मतलब है कि मेटल्स के आउटर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि जा चुके होते हैं, नीचे वाले शेल्स को लगता है लो जी ऊपर जगह खाली है, हमें ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वो कहां से आती है? सन से। या कहां से आती है? बल्ब की रोशनी से। अब नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर तो चला जाता है, ऊपर जाकर कहता है वो मैं तो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऊपर हाई एनर्जी है। वो वापस गिरता है नीचे, जो वापस गिरता है तो तब जो एनर्जी रिलीज करता है वो फिर रिफ्लेक्ट होती है शाइन की शक्ल में। समझ आ गया? तो इसलिए मेटल्स में शाइन आता है, लस्टर आता है। जी बेटा अबीहा, क्या सवाल है आपका? सवाल तो नहीं है, आपने ये पूछा था ना कि आप लोगों का क्या इस पे ओपिनियन है कि मेटल्स क्यों शाइन करते हैं। जी मैंने भी इसी पे बताना था तो आपने बता दिया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कुछ मेटल्स नहीं शाइन करती, क्यों? क्योंकि उस पर डस्ट की लेयर लगी होती है, उसमें मैल लगी होती है। जाहिर सी बात है, जब डस्ट की लेयर लगी होगी तो सूरज की रोशनी मेटल तक तो नहीं पहुंचेगी, वो डस्ट उसको रोक लेगी, तो वो मेटल फिर शाइन नहीं करेगा। आपने अक्सर स्कूल के व्हाइट बोर्ड्स पे लगा देखा होगा, यहाँ पे साइड पे स्ट्रिप लगी होती है ना एल्यूमिनियम की, वो आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड के साथ वो लगा होता है। उसको स्क्रैच करो ना कभी तो वो चमकना शुरू हो जाती। चमकने से मुराद आप उसको स्क्रैच करना तो आप वाज़ेह फील करोगे जहां स्क्रैच किया वहां से चमक आ रही है, और जहां पे स्क्रैच नहीं किया वो डल डल कलर लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्रैच करने से क्या होगा, वहां पे डस्ट उतर जाएगी और वो मेटल लस्टर होना शुरू हो जाएगा, चमकना शुरू हो जाएगा। ये आपने करके देखना है। जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एक तो मैंने बोला लस्ट्रस होता है, हीट को कंडक्ट करता है। डक्टाइल, डक्टाइल कहते हैं डक्ट्स बनाना। डक्टाइल का लफ्ज लिखना डक्ट्स से। आपने देखा होगा मेटल्स की वायर्स बनती हैं, तारे बनती हैं इसकी, समझ आ गया? पाइप्स बनते हैं इसके, डक्ट्स बनती हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। उसके अलावा मेटल्स की आपने शीट्स भी देखी होंगी। मेटल्स की क्या देखी होंगी? शीट्स भी देखी होंगी। कैसे बनती हैं शीट्स? ये देखें जरा, सिमुलेशन दिखाते हैं आपको एक। सर ये एल्यूमिनियम है। जी एल्यूमिनियम है ये देखें जी, ये मेटल है। ये मेटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक काम करता हूं, मैं हैमर करता हूं इसको। हैमर करने से क्या होगा? शाबाश। जैसे मैं इसको हैमर करूंगा, हैमर हिट करूंगा तो देखें ये मेटल स्लाइड कर रहा है, मतलब लेयर्स डीफॉर्म हो रही हैं, डी शेप हो रही हैं। इसका मतलब मैं इसको हैमर करने पे स्लाइड, इसकी लेयर्स की अरेंजमेंट को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इसको यहां से हैमर करता हूं, शाबाश, तो ये लेयर आगे को क्या करेगी? स्लाइड करेगी। इस तरह से इसकी लेयर्स को मैं स्लाइड करवा के इसकी शीट बना सकता हूं। अभी ये 3 लेयर्स हैं, इनको मैं हैमरिंग करके इसकी इनकी 3 लेयर्स को मैं डबल कर सकता हूं। डबल को क्या कर सकता हूं? सिंगल कर सकता हूं। इस तरह ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बाद में इनको रोल भी कर सकता हूं, इनकी डक्ट्स भी बना सकता हूं। तो शीट्स में कन्वर्ट होना मेलिबिलिटी, डक्ट्स में कन्वर्ट होना डक्टिलिटी। समझ आ गया आपको? तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। जरा दोबारा जाएं वापस। नहीं उस पे, हाँ जी। मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इनकी लेयर्स एक दूसरे पे क्या करेंगी? स्लाइड करेंगी। अच्छा बेटा, 2 लफ्ज होते हैं, एक होता है हार्ड एंड ब्रिटल, और एक लफ्ज होता है हार्ड एंड टफ। आप मेटल के लिए कौन सा वर्ड चूज करेंगे? हार्ड एंड ब्रिटल या हार्ड एंड टफ? हार्ड एंड ब्रिटल। नहीं, ब्रिटल तो होता है टूट जाता है, जैसे नमक है, वो हार्ड तो है लेकिन जैसे जमीन पे गिरेगा टूट जाएगा। टफ, टफ क्या है? टफ क्या है? टफ जमीन पे गिरा, टफ है, कुछ नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा उसकी क्या चेंज हो जाएगी? थोड़ी शक्ल चेंज हो जाएगी, लेकिन टूटेगा नहीं। आप लोगों को क्या बनना है? हार्ड एंड ब्रिटल या हार्ड एंड टफ? आपको डेफिनेटली हार्ड एंड ब्रिटल नहीं बनना, आपको नमक नहीं बनना, आपको मेटल बनना है। समझ रहे हैं? आपको जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटल है तो गया, टफ है तो निकल गए। तो ये मेटल हार्ड भी होता है और टफ भी होता है, इसलिए इनकी लेयर स्लाइड कर जाती हैं, टूटती नहीं है। स्लाइड कर जाती हैं, टूटती बड़ी मुश्किल से। बड़ा स्ट्रेस अप्लाई करो तो फिर जाके ये टूटती हैं, नॉर्मल इतना जल्दी ये टूटती नहीं है। समझ गए हो? इसी तरह फर्दर मोर मेटल्स
also tend to have high melting and boiling points. Definitely metals हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों? उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइंस. Owing the strong attraction between the positive metal ions and the mobile mobile movement वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं. Finally, metal have high density as their atom are closely packed, क्योंकि इनके एटम closely packed होते हैं. closely packed होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस बटा वॉल्यूम. वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्लोज पैक होने की वजह से. आखिर में है डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पैकिंग रिजल्टिंग इन अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस. हर मेटल के अंदर पैकिंग का थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसी वजह से कुछ मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं और कुछ मेटल थोड़ी नरम भी होती हैं. जैसे एल्यूमिनियम है, थोड़ी नरम है. आयरन है, हार्ड है. अब नरम और हार्ड होने से हमें यह भी पता चलता है इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है और इसमें मेटालिक बॉन्ड वीक है. जिसमें जितना स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड होगा उतना हार्ड होगा, जिसमें जितना कमजोर मेटालिक बॉन्ड होगा वो फ्लेक्सिबल नरम मेटल होगी. जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक करने से पहले हर चीज क्लियर है आपको? एसएलओ देखते हैं जी क्या क्या थे. 3 एसएलओ थे. वैसे हमारे हर लेक्चर में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती हैं. आजकल वैसे आपकी वो भी फ्रेमवर्क भी आ गया जिसके तहत आपने तैयारी करनी है. फेडरल बोर्ड ने अपलोड किया, उस पर हम इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज वीडियो बना रहे हैं कि आपने हर एसएलओ को, मतलब एसएलओ उन्होंने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया है फेडरल बोर्ड ने कि ये एसएलओ है, ये आपका एग्जाम में आना है, ये आपका एग्जाम में नहीं आना. इसकी तैयारी करनी है आपने. इसकी तैयारी यानी कि 2 तरह के एसएलओ हैं, समेटिव एंड फॉर्मेटिव. समेटिव वो होंगे जो एग्जाम में जो जिसका पूछा जाएगा. फॉर्मेटिव वो होंगे जो पढ़ने हैं लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. वो इंशाल्लाह लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे और उसके हर एसएलओ के साथ क्वेश्चंस लिखे होंगे. आपने क्या करना है? आपने बस अपना चेक करना है, ये एसएलओ हो गया, ये क्वेश्चंस आते हैं, आपकी इम्तिहान की तैयारी, टेंशन खत्म. तो हम तैयारी उस पर कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे. तो एसएलओ हमारे जो थे वो ये है. पहला डिफाइन मेटालिक बॉन्ड हो गया. मेटालिक बॉन्ड आ रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज कैटायन हो गया. एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, यानी कि मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी थी और ये हमने जस्टिफाई करना था कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कंडक्शन करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की. ये बात हमने कब से समझ ली हुई है. ये 3 एसएलओ हमारे क्लियर हैं. वीडियो के साथ नीचे क्वेश्चन बैंक है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है. इस दफा मैंने साथ आंसर भी लिखे हैं ताकि आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाजा रहे कि ये इनका इतना इतना जवाब देना है. फर्दर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं. अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करें. जी आसिफ जावेद, क्या सवाल? जी आसिफ जावेद, क्या सवाल है? सर आज टेस्ट था हमारा. सर आज टेस्ट होगा? नहीं, मैंने आपको बोला तो था नेक्स्ट मंडे को होगा. इस मंडे भी वो रिसोर्सेज थोड़े अपलोड होने वाले हैं, वो कर रहे हैं. नेक्स्ट मंडे को टेस्ट होगा, अभी नहीं है. अली, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल था, जब हम पेपर के लिए तैयारी करेंगे तो एक तो इंफॉर्मेशन हमारी एसएलओ वाली है ना, जो एसएलओ में है. एक दूसरे उसके अलावा जो हमारी बुक में इंफॉर्मेशन है जो टेक्स्ट में होती है, तो हम दोनों में से दोनों चीजें याद करेंगे या याद नहीं करना, याद कुछ नहीं करना बेटा, याद नहीं करना, याद नहीं करना, याद नहीं करना. समझना है? याद नहीं करना. अगर आपने समझ लिया है, और वो इंफॉर्मेशन क्यों होती है? समटाइम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो समझा है और अच्छा समझ आ जाए. फॉलो कर रहे हैं? आपने इसको ऐसे नहीं देखना कि ये येलो बॉक्स मैंने याद करना है, ये ग्रीन बॉक्स मैंने याद करना है, यहां से लेकर यहां तक मैंने निशान लगाना है. ये चीज नहीं चलेगी. अब फेडरल बोर्ड ने जो मॉडल पेपर अपलोड किया है वो क्लियरली किसी बुक से नहीं क्वेश्चन बने हुए, वो सीधा सीधा एसएलओ से उठाए हैं. और बुक वो अच्छी है जो आपका आउटकम क्लियर करे, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करे. जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा, जितनी आप अच्छी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं वो लिख सकते हैं, आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है? तो जो बुक में एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए हैं. आप उन्हें पढ़ा करें, समझा करें. अगर कोई चीज ना समझ आए, वैसे हम यहां डिस्कस करते हैं, अगर ना समझ आए तो वो हमसे पूछा करें. ठीक है बेटा? ओके.